हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक स्टफ हेड को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोगों ने कंसंट्रेट होकर चालू करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल में ऐसा एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त सम्राट ने धारण की थी। हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त सम्राट ने धारण की थी। करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अब चूंकि दोस्तों महत्वपूर्ण उपाधियों से हमारा हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस निकलते हैं जो कि हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे स्टफ हेड के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे पॉइंट्स सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला पॉइंट है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि के साथ साथ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, भारत में गुप्त साम्राज्य का तीसरा शासक था। सिलेक्टेड पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। कॉन्सेप्ट से कई क्वेश्चन निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त करके उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा था, ट्रेंडिंग है, आप लोग जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने दोस्तों शकों को पराजित करने के बाद में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अब महत्वपूर्ण जो उपाधियां भारतीय शासकों की दोस्तों, उनको हम लोग एक साथ कवर करेंगे। आपका ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक तरफ दिया गया भारतीय शासक के नाम, दूसरी तरफ उनकी उपाधियों के नाम। सबसे पहले दोस्तों बिंदुसार, जिन्होंने अमित्रघात की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन दोनों तरफ से घुमा के पूछा था, रिवाइज जरूर करेंगे आप लोग। अगला दोस्तों अशोक, महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। देवनामप्रिय और प्रियदर्शी, इनकी दो उपाधियां मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती है, हाईलाइटेड है। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त, आप लोग जानते हैं, किरतांत परशु की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, बार बार पूछा था। चंद्रगुप्त द्वितीय, जो हमारा क्वेश्चन था, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किनकी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हम लोग। अगला पॉइंट क्या दोस्तों हमारा, हर्षवर्धन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शिलादित्य की उपाधि इन्होंने धारण की थी। वह कनिष्क ने दोस्तों देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखेंगे ध्यान से दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने महत्वपूर्ण उपाधियों को कवर किए हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा एक टॉपिक और जुड़ जाता है, जिसका नाम है मुगल शासक और उनके प्रसिद्ध नाम। ये भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इनको भी हम लोग यहीं पे पूरी तरह से कवर कर लेंगे। ध्यान देंगे, ये सीट हमारी लगी हो दोस्तों। अगर आप इस सीट को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन न मिस होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, मुगल शासक और उनके प्रसिद्ध नाम। एक तरफ शासक के नाम, दूसरी तरफ उनके प्रसिद्ध नाम दिए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों औरंगजेब, जिन्हें जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, आप लोग जानते हैं, सिलेक्टेड पॉइंट है। क्वेश्चन दोनों तरफ से घुमाकर पूछा था। जिंदा पीर किसे कहा जाता है, या औरंगजेब को दोस्तों किस प्रसिद्ध नाम के से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों जहांदार शाह, लंपट मूर्ख, आप लोग जानते हैं। फर्रुख सियर, जिसे मुगल वंश का घृणितकार के नाम से जाना जाता है। रफी उद्दराज को दोस्तों कठपुतली शासक के नाम से। मोहम्मद शाह रंगीला, बादशाह के नाम से जाना जाता है, बार बार पूछा गया है। बहादुर शाह प्रथम को साहिब वे खबर के नाम से जाना जाता है। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला लास्ट है दोस्तों हमारा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक सिलेक्टेड पॉइंट यहाँ पे रख दिया गया ताकि टॉपिक आपका कंप्लीट हो सके। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, आप जानते हैं, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछाता है, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। चलते आगे दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हो दोस्तों, लेकिन हम लोग सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका कि यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है, आपका पूरा जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा विविध का चैप्टर्स, जिसमें दोस्तों आप जानते हैं कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स सभी शामिल होते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपका जीएस यानी जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पे आप लोग दोस्तों मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। सेकंड पीडीएफ हमारा बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंबाइन लगा हुआ है, जिसमें आपका पाठ्यक्रम आएगा दोस्तों, आपका पूरा जीके आएगा ही, आपका पूरा जीएस, जिसका अच्छा खासा वेटेज है। इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल में जाएंगे तो स्टेटिक व करंट,
इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 PDF के जरिए कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 आप लोग जानते हैं, इसमें आपका पूरा GK आएगा ही, आपका पूरा GS आएगा यानी जनरल साइंस, विविध का पूरा चैप्टर आएगा, आपका पूरा करंट आएगा, सामान्य हिंदी भी आएगा, उसके अलावा बिहार दोस्तों यूपी स्पेशल में आपके स्टैटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 PDF के जरिए कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने। लास्ट PDF दोस्तों हमारा SSC CPO एग्जाम 2024 का लगा हुआ, जो भी दोस्तों हम अभ्यर्थियों को दे रहे हैं। तो ये सारे PDF हैं दोस्तों जो हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं। एक बात कहना चाहेंगे, जितने लोग PDF ले चुके हैं या ले रहे हैं, आप दोस्तों अच्छे खासे ढंग से इनको रिवाइज करने का प्रयास करें। PDF पूरी तरह से दमखम लगा के बनाया गया है। अगर आप इसको पूरी तरह से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, तो बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जा सके। और कोशिश करें आप लोग दोस्तों प्रिंट आउट निकलवाने का, थोड़ा सा इन्वेस्ट करें। वैकेंसी लाइफ का मामला आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा इन्वेस्ट करें दोस्तों। आप लोग प्रिंट आउट जरूर निकलवाइए, पंच करें, अंडरलाइन लगा के स्टडी करें। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? करेक्ट आंसर होगा भाग 3 में। आपका ट्रेंडिंग क्वेश्चन है मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, आपके पॉलिटी से आप जानते हैं आपका ट्रेंडिंग क्वेश्चन बराबर आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार से बनते हैं, सबको हम एक साथ कवर करेंगे। सीट लगा दिए हैं नीचे दोस्तों, अगर आप इस सीट को पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन कभी भी मिस नहीं हो सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या रखा गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? करेक्ट आंसर होगा भाग 3 में। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में पहला पॉइंट है दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। एक एक सेंटेंस में कितने क्वेश्चन हम प्रयोग डाल देते हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, सभी लोग जानते हैं, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। चलते आगे, अब 6 है तो उन मूल अधिकारों को पहले देखते हैं। पुनः जितने ट्रेंड से क्वेश्चन बनते हैं फंडामेंटल राइट्स से आपके, सबको हम लोग कवर करेंगे। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं, कभी भी हमारे क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए। पहला क्या दोस्तों, समानता का अधिकार, ध्यान देंगे, जिसका वर्णन संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। नेक्स्ट है दूसरा मूल अधिकार यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। फिर है दोस्तों हमारा तीसरा मूल अधिकार, जो कि शोषण के विरुद्ध के अधिकार के नाम से जाना जाता है, जिसका वर्णन संविधान में अनुच्छेद 23 व 24 में है। चौथा हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसका वर्णन संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। नेक्स्ट पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है, आप लोग जानते हैं, आर्टिकल 29 और 30 में है। लास्ट हमारा छठा मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन बनते हैं, पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अब चलिए, जितने ट्रेंड से और क्वेश्चन यहाँ से आर्टिकल से पूछे जाते हैं दोस्तों आपके फंडामेंटल राइट से, सबको यहाँ पूरी तरह से कवर किया गया। ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले क्या है दोस्तों हमारा विधि के समक्ष समानता, ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले हमारा विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर का अनुच्छेद 14 में। अब एक बात ध्यान देंगे दोस्तों, क्या होता है कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस में आपके कॉन्सेप्ट दिया आता है और आपके ऑप्शन में आर्टिकल दिए जाते हैं और आपको आंसर देना होता है। यानी पूछा जाता है विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 14 होगा। आप जानते हैं सारे हाईलाइटेड क्वेश्चन है। और कभी कभी आपके क्वेश्चन में आर्टिकल दिया आता है और आपके ऑप्शन में कॉन्सेप्ट दिए आते हैं और आपको आंसर देने होते हैं। तो दोनों तरफ से रिवाइज करें, इसलिए मैं रिवीजन व PDF के बारे में बोलता रहता हूँ। सेकंड क्या रखा गया, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे? तो धर्म, मूलवंश, जातलिंग या जन्मस्थान के प्रतिषेध से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16, हाईलाइटेड आप लोग जानते हैं, इसका संबंध है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, या आप कह सकते हैं कि सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर। 17 भी हाईलाइटेड है, अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया। 18 में दोस्तों उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19, आप लोग बार बार सुनते आए हैं, प्रेस की स्वतंत्रता, विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि दोस्तों आर्टिकल 19 में दिया गया है। 20 में है दोस्तों अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 की बात की जाए तो प्राणोदैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, इसलिए सभी पॉइंट को एक साथ सेट किया गया है। अनुच्छेद 21 का की बात की जाए, हाईलाइटेड है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान आर्टिकल 21 का के तहत किया गया है। क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है, आप लोग जानते हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? 21 का में है। अनुच्छेद 23 की बात की जाए तो दोस्तों मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद यहाँ पे 24 की बात की जाए तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 29 की बात की जाए तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण, आप लोग जानते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत आता है। और लास्ट है दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल 32, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यह पूरी तरह से आर्टिकल को कवर किया गया है। एक एक आर्टिकल से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग जानते हैं। एक थोड़ा सा नोट देखेंगे ताकि मूल अधिकार हमारा यहीं पर पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। ध्यान देंगे
दोस्तों 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 जिसमें वर्णन है अपराधों के लिए दुष्सिद्धि के संबंध में संरक्षण और आर्टिकल 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया जा सकता। आप लोग जानते हैं, बार बार क्वेश्चन बनता है कि कौन से अनुच्छेद या अधिकार है दोस्तों जो कि आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते, समाप्त नहीं होते हैं। तो 20 और 21 है, यानी 20 और 21 है। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। लास्ट पॉइंट देखिएगा यहाँ से, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। पीडीएफ के बारे में बात हो चुकी है। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन लगा हुआ है। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्जाम 2024, एसएससी सीपीओ एसआई एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, हरिभाषा चौरसिया किस वाद्यन से संबंधित है? करेक्ट आंसर का बांसुरी से। आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक। आप लोग जानते हैं क्वेश्चन यहाँ से बनते ही हैं। ये सीट हमारी लगी गई है, लगा दी गई दोस्तों। अगर आप इसको पूरी तरह से अपडेट रहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ना मिस होंगे, ना ही गलत होंगे, ना आपको तुक्का मारना पड़ेगा। पूरी तरह से आप जानते हैं दोस्तों, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है, इसलिए हम ऑप्शन को नहीं रखते हैं। ऑप्शन से यहाँ पे काम नहीं बनेगा। आपका स्रोत का बांसुरी में जाएगा, शहनाई का सितार में चला जाएगा। स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ दोस्तों इसको हम लोग 1 मिनट में कंप्लीट करेंगे। आप जानते हैं इसी में से क्वेश्चन बनते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, हरिभाषा चौरसिया किस वाद्यन से संबंधित है? करेक्ट आंसर का बांसुरी से। इंपॉर्टेंट पॉइंट में चलिएगा। पहला पॉइंट है जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज और सफात खान, जो कि चारों की चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तबला वादक हैं। अगला है पंडित रविशंकर, बिलायन खां, निखिल बनर्जी, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि सितार वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और रोनू मजूमदार, तीनों की तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि बांसुरी वादक हैं। एक में केवल 4 है, बाकी में 3, फिर एक। यहाँ पे अगला है अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां और अली अकबर खां, तीनों की तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि सरोद वादक हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक ही नाम ध्यान रखिए, उस्ताद बिस्मिल्ला खान जो कि शहनाई वादक हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए, शिवकुमार शर्मा जो कि संतूर वादक हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए, गजानन राव जोशी जो कि चिकारा से संबंधित है। एक ही नाम ध्यान रखिए, तोताराम शर्मा जो कि पखाव से रिलेटेड है। एक ही नाम ध्यान रखिए दोस्तों, यू कृष्णन जो कि मेंडोलिन से संबंधित है। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों, एक ही नाम ध्यान रखिए, अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरबहार से संबंधित है। इसको पूरी तरह से प्रिपेयर रखते हैं, यानी सीट को, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन ना कभी मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों आपका ट्रेंडिंग यानी एवरग्रीन टॉपिक से आया हुआ है, जो भारत के महत्वपूर्ण मेले, उत्सव, त्योहार और लोक नृत्य हैं, सबको एक साथ एक सीट में कवर कर लिया गया है। 2 पैराग्राफ डाल दिए गए हैं। अगर आप इसको कवर रखते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन कभी मिस नहीं हो सकते। इसी में से क्वेश्चन बनता रहता है, पूछा आता रहता है। अभी हाल ही में एसएससी जीडी हुआ है, सब कुछ आपको इसी में मिल जाएगा। इसी सीट में सब कुछ कवर है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, हार्नबिल त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा नागालैंड में। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को। पहला क्या दोस्तों, ओड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट, केरल का है। कहाँ का त्यौहार है? केरल का है। नेक्स्ट है जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ओडिशा में। वांगला महोत्सव कहाँ पे मनाता है? मेघालय में। हार्नबिल महोत्सव सिलेक्टेड है दोस्तों नागालैंड में। लोसर महोत्सव लद्दाख में। गणगौर बार बार पूछा था, राजस्थान में मनाता है। हरेला पर्व उत्तराखंड में। जल्लीकट्टू त्यौहार तमिलनाडु में। शांग महोत्सव हरियाणा में। संगई महोत्सव मणिपुर में। उगादि पर्व और कंबालोत्सव कर्नाटक में। रण उत्सव गुजरात में। बिहुला महोत्सव बिहार में। फ्लेमिंगो त्यौहार मोस्ट आंध्र प्रदेश में मनाता है। अंबुबाची त्यौहार असम में। त्रिशूर पूरम उत्सव मोस्ट बनर केरल का है। नवस पुथांडु तमिलनाडु का। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश का है। बिहू असम का है, जो कि सभी लोग जानते हैं। इस सीट को आप कवर रखें और एक सीट और देख लें, ताकि लोक नृत्य भी पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले रासलीला, नौटंकी और चरकुला, तीनों के तीनों उत्तर प्रदेश के हैं। राव दमिले जम्मू कश्मीर का है। घूमर कालबेलिया राजस्थान का है। गिद्धा भांगड़ा धमाल पंजाब का है। गरबा डांडिया गुजरात का। यजगान कर्नाटक का। लाई हरोबा मणिपुर का। बाउ जात्रा पश्चिम बंगाल का। बिहू नट पूजा असम का। रावतनाच सुआनाच कर्माशैला छत्तीसगढ़ का। गढ़वाली कुमाऊं उत्तराखंड का। इस सीट को पूरी तरह से आप लोग कवर रखेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा हुआ है। जो महत्वपूर्ण समाज सुधारक हैं, जितने महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, आप जानते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था। आर्य समाज की स्थापना किसने की? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? उसके बाद यहाँ पे स्थापना वर्ष भी शामिल कर लिया गया है, ताकि ये टॉपिक यहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। ऐसा ना हो कि स्थापना किसने की, कब की, आपको नहीं पता है। सब कुछ पता होना चाहिए, क्वेश्चन इसमें बराबर बनते हैं। क्वेश्चन क्या रखा गया है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। अब सीट लगी हुई है, एक तरफ संगठन के नाम, फिर संस्थापक और फिर स्थापना वर्ष। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आत्मीय सभा, संस्थापक राजा राम मोहन राय है। स्थापना वर्ष है इसकी 1815, यानी कि
आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में की गई थी। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज, मोस्ट इंपोर्टेंट, आप जानते हैं राजा राम मोहन राय संस्थापक हैं। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर इनके संस्थापक हैं। 1839 में इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। आर्य समाज सिलेक्टेड है, जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन, मोस्ट इंपोर्टेंट, स्वामी विवेकानंद इनके संस्थापक हैं। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हम लोग। अगला हमारा क्या दोस्तों, खुदाई खिदमतगार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान है। उन्होंने 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक जो हमारा क्वेश्चन था, सुभाष चंद्र बोस संस्थापक है। 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। स्थापना वर्ष भी बराबर पूछा था, आप लोग जानते होंगे। चलते हम लोग आगे। अगला क्या दोस्तों, स्वराज पार्टी क्या है, स्वराज पार्टी, संस्थापक मोतीलाल नेहरू हैं। इन्होंने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। होम रूल लीग, एनी बेसेंट व तिलक सिलेक्टेड है, 1916 में हुई थी। खिलाफत आंदोलन, अली बंधु थे इनके संस्थापक। 1919 में इन्होंने खिलाफत आंदोलन की स्थापना की थी। लास्ट मुस्लिम लीग सिलेक्टेड है, आप जानते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, आगा खान सलीमुल्लाह खान ने, कब, 1906 में। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, पहला एशियाई खेल 1951 में कहाँ आयोजित किया गया है। ट्रेंडिंग क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं दोस्तों, जो कि पूरी तरह से पूछे जाते हैं। हमने देखे हैं कि ये सारे क्वेश्चन ऐसे जो प्रीवियस एग्जाम में हम देखें पूरी तरह से ट्रेंड में रहते हैं। इसलिए एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे दोस्तों वहाँ से प्रिपेयर करके निकाल के दोस्तों यहाँ पे डाला गया, एक्स्ट्रा फैक्ट को क्लियर करवा दिया गया है, ताकि एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं दोस्तों, कभी हमारे मिस नहीं हो सकते, होनी चाहिए। एक क्वेश्चन अगर हमें मिस करने होते हैं तो कितने रैंक हम नीचे आते हैं, अगर कहीं तुक्का मार दे गलत हो गया तो निगेटिव मार्किंग अलग से झेलनी पड़ती है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। क्वेश्चन क्या रखा गया है, पहला एशियाई खेल 1951 में कहाँ आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिएगा, पहले एशियाई खेल का आयोजन 4 मार्च से 11 मार्च 1951 तक नई दिल्ली में किया गया, भारत में किया गया, इसलिए पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। एशियाई खेलों में एशिया महाद्वीप के देशों के खिलाड़ी ही भाग लेते हैं। 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया। एशियाई खेलों का अगला सत्र 2022 से 23 में चीन के हांगझोउ नामक शहर में आयोजित किया गया, और एशियाई खेल 2026 का आयोजन जापान के नागोया प्रांत में किया जाएगा। ये सारे फैक्ट आप लोगों को प्रिपेयर होने चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्रांति से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका लगा हुआ है, एक सीट लगा दी गई है, इसको आप लोग पूरी तरह से कवर रखेंगे। क्वेश्चन रखा गया है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। करेक्ट आंसर का डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। एक्स्ट्रा फैक्ट में चलिएगा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1968 में हुई, जिसमें विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। एक एक कॉन्सेप्ट से कई क्वेश्चन निकलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन रखने जाने का एक थिंक टैंक है यहाँ पे, कि इस तरह से क्वेश्चन रखा जाए ताकि हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट पूरी तरह से कवर हो सके। इसलिए क्वेश्चन उसमें से उस टॉपिक से बनाया जाता है, रखा जाता है ऊपर, और नीचे सारे एक्स्ट्रा फैक्ट कवर हो जाते हैं। अगला पॉइंट है, नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, और उन्हें वर्ष 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हरित क्रांति का जन्मस्थान मेक्सिको है, पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, भारत में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना था, सभी लोग जानते हैं। केंद्र सरकार ने भारत में हरित क्रांति के जनक और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में देने का ऐलान किया है। इस पॉइंट से भी आप लोग प्रिपेयर रहेंगे, इसलिए क्वेश्चन सिलेक्टेड हो जाता है। अब आगे चलेंगे, इस सीट को भी देख लेंगे, रिवाइज रखना इंपॉर्टेंट है। क्या दोस्तों, प्रमुख कृषि क्रांति एवं उत्पादन क्षेत्र इस प्रकार हैं, आप जानते हैं सिलेक्टेड है। एक तरफ कृषि क्रांति के नाम, दूसरी तरफ उत्पादन क्षेत्र के नाम। सबसे पहले हरित क्रांति जो संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से, नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से, रजत क्रांति संबंधित है अंडा मुर्गी पालन से, लाल क्रांति संबंधित है मांस एवं टमाटर उत्पादन से, गोल क्रांति संबंधित है आलू उत्पादन से। किससे, आलू उत्पादन से। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या दोस्तों, रजत रेशा क्रांति जो कि रिलेटेड है कपास उत्पादन से, स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन से, गोल्डन क्रांति फल उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, और गुलाबी क्रांति है दोस्तों किससे, प्याज और झींगा उत्पादन से। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे, कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए ना हमारे क्वेश्चन मिस होने चाहिए ना गलत होने चाहिए। हमारे द्वारा 100% आप लोगों को दिया जा रहा है दोस्तों, कोई भी वैकेंसी हो जिस पर हम काम करते हैं। आवश्यकता है आप लोगों को अच्छे खासे ढंग से गंभीर होकर दोस्तों प्रिपरेशन करने की। पीडीएफ हमारा 100% जीडी में भी सक्सेसफुल गया। आपके 20 तारीख से 7 तारीख तक एग्जाम हुआ, पूरी तरह से हमारा दोस्तों पीडीएफ आपके एग्जाम के लिए सक्सेसफुल हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या रखा गया, केंद्र शासित प्रदेशों पर किसका नियंत्रण होता है, केंद्र सरकार का। कहीं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति संघ शासित प्रदेशों के मुख्य प्रशासक हैं। वह प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक प्रशासक या लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करता है। कई तरह से रिलेटेड हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए, आप एग्जाम में देखेंगे। नेक्स्ट है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच
बुनियादी अंतर यह है कि केंद्र शासित प्रदेशों पर सीधे केंद्र सरकार का शासन होता है, जबकि राज्यों में प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए एक अलग सरकार होती है। उम्मीद करते हैं पूरी तरह से क्वेश्चन आपके क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ अलग ट्रेंड से एक क्वेश्चन रखा गया दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य से क्या रखा गया है? कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। सबको सिलेबस में तो आपके पाठ्यक्रम यानी कि पीडीएफ में दोस्तों पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे हम रिवीजन आपको करवा रहे हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। आपके 8 शास्त्रीय नृत्य वहाँ पे क्लियर किए गए हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। कुचिपुड़ी दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। यह पूरे दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध है। कुचिपुड़ी को आधुनिक समय में लोकप्रिय बनाने का श्रेय लक्ष्मी नारायण शास्त्री, नाम नहीं भूलेंगे, कुचिपुड़ी से रिलेटेड है जो। कुचिपुड़ी नृत्य के और कलाकार लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, मंजू भार्गवी, यामिनी रेड्डी और भावना रेड्डी। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आप जानते हैं। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या रखा गया नेक्स्ट हमारा दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का वर्णन संविधान के किस भाग में? भाग 4 में है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में नीति निर्देशक तत्व से हमारा क्वेश्चन आया हुआ, तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं और जितने आर्टिकल भी पूछे जाते हैं सबको एक साथ कवर करेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। चलते हैं पहले पॉइंट की ओर। क्या है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी डीपीएसपी का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, जो कि संविधान का भाग 4 है। तो आर्टिकल होगा 36 से 51 तक है, संविधान का भाग 4 है। अगला पॉइंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं, जिनका उद्देश्य जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अगला पॉइंट देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के महत्वपूर्ण अनुच्छेद व प्रावधान इस प्रकार हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्या क्या दोस्तों, एक मिनट। सबसे पहले दोस्तों आर्टिकल 40 मोस्ट इंपोर्टेंट, आप जानते हैं 5 आर्टिकल इसमें रखे गए हैं जो कि सिलेक्टेड हैं, आपके सभी वनडे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। 40 किससे रिलेटेड है? तो ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान इसमें किया गया है। क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 40 में है, जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, ये भी ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 44 मोस्ट इंपोर्टेंट, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का प्रावधान इसमें किया गया है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 48 का जिसमें वर्णन है दोस्तों पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का प्रावधान किया गया। 51 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान किया गया। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। नोट देख लीजिएगा। भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इस पॉइंट से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिस्ट्री से आया हुआ दोस्तों एक कोर टॉपिक है, आप ध्यान नहीं देते, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को भी डाल के पूरी तरह से रिवाइज करवा दिया गया जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन रखा गया है लौह पाषाण काल में मनुष्य ने सबसे पहले किसका उपयोग किया था? तो कुल्हाड़ी का किया था। किसका? कुल्हाड़ी का। अब चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में, लगभग दोस्तों 1200 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व तक फैला लौह युग एक परिवर्तनकारी काल था, जिसमें औजारों और हथियारों के लिए प्राथमिक सामग्री के रूप में लोहे का आगमन हुआ। चलते हैं शुरू करते हैं तीनों काल को देखना। यानी सबसे पहले पुरापाषाण काल। क्या दोस्तों? पुरापाषाण काल प्रागैतिहासिक युग का वह समय था जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना और सबसे पहले आरंभ किया। यह काल आधुनिक काल से दोस्तों 25 से 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 साल पूर्व तक माना जाता है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। इस दौरान मानव इतिहास का 99% विकास हुआ। इस काल के बाद मध्य पाषाण काल युग का आरंभ हुआ, जब मानव ने खेती करना शुरू किया। इस पॉइंट को भी डाल दिया जाता है। कब शुरू किया? मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल देख लीजिए दोस्तों। पुरापाषाण युग के पश्चात मध्य पाषाण काल आया, जिसमें उत्तरीय प्रस्तर का काल, जिसे दोस्तों उत्तरीय प्रस्तर काल भी कहा जाता है, जो लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व से 7,000 ईस्वी पूर्व तक का काल है। मध्य पाषाण काल में पत्थर के औजार छोटे औजार होते थे, यानी पहले बड़े औजार आप जानते हैं पूरा पाषाण काल में, फिर थोड़ा सा तकनीकी इसमें डेवलप हुई। मध्य पाषाण काल के प्रमुख औजार फलक, खुरसन, त्रिभुजाकार, चंद्राकार जैसे कई सूक्ष्म पाषाण उपकरण थे। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। नवपाषाण काल देख लीजिए दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल का सबसे विकसित काल नवपाषाण काल था, जिसका समय लगभग 7,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। विश्व भर में इस काल में कृषि कार्यों का प्रयोग मनुष्य ने शुरू कर दिया था, अर्थात जब अब मानव भोजन के लिए शिकार पर आधारित न रहकर उत्पादक बन चुका था, यानी मनुष्य अब खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन चुका था। एक बार रिवाइज जरूर कर लेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आपका ट्रेंडिंग टॉपिक आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन रखा गया बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी।
हर खेल में दोस्तों प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे अपडेट कर लिया गया है, एक सीट रख दी गई है। अगर आप इस सीट को कवर रखते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन मिस होने वाले नहीं है। क्वेश्चन रखा गया है बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, करेक्ट आंसर का 5 खिलाड़ी। एक तरफ विभिन्न खेल के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ खिलाड़ियों की संख्या। सबसे पहले रग्बी फुटबॉल, जिसमें कि 15 खिलाड़ी होते हैं। 3 एक साथ देखेंगे, हॉकी, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, जिसमें कि 11 खिलाड़ी होते हैं। खो खो और बेसबॉल एक साथ देखेंगे, 9 खिलाड़ी होते हैं। हैंडबॉल, वाटर पोलो और कबड्डी तीनों के साथ देखेंगे, क्योंकि तीनों के तीनों में 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 4 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं, 4 खिलाड़ी होते हैं। इसको दोस्तों यानी कि इस सीट को पूरी तरह से अपडेट रखेंगे, यहाँ से ना आपके क्वेश्चन मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या रखा गया है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। कौन सा है, सिक्किम है। क्वेश्चन कहाँ से आया, जनगणना से। जनगणना 2011 जो कि हमारा ट्रेंडिंग एवर ग्रीन टॉपिक है। क्वेश्चन बराबर बनते हैं। एक सीट यहाँ पे लगे दी गई है दोस्तों। अगर आप इस सीट को पूरी तरह से कवर रखते हैं, यहाँ से ना आपके क्वेश्चन मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है दोस्तों, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे, A to Z इसमें कवर किया गया है। अगला है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई थी। दोनों ध्यान रखेंगे, 1872 में जो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी वो नियमित नहीं थी, नियमित हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अगला है, जनगणना संघ सूची का विषय, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 246 में है। इसका भी दोस्तों यानी कि इस पॉइंट को भी यहाँ पे कवर कर लिया गया है। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। अगला पॉइंट है, 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जीडी में सारे भर के पूछे गए क्वेश्चन। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितने जिले हैं, तो 640 जिले। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों पॉइंट हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो थाने जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य वो दिबांग वैली जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। सबसे ज़्यादा और सबसे कम क्वेश्चन को एक साथ सेट किया गया है ताकि याद रखने में कठिनाई महसूस ना हो। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य वो बिहार है, और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अगला पॉइंट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 यानी कि 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या कितनी, 943 यानी लिंगानुपात कितना है, 943 है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर तो 74.04%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14% और महिला साक्षरता दर 65.46%। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य वो केरल है, और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम साक्षर राज्य बिहार है। नेक्स्ट पॉइंट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप है, और जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दादरा व नगर हवेली है। दोनों क्वेश्चन एक साथ सेट किए जाते हैं। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य वो केरल है, और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य वो सिक्किम है, और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य वो उत्तर प्रदेश है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। ये जनगणना 2011 के क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। PDF के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या रखा गया दोस्तों, कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारत के संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति को केवल नाम मात्र कार्यकारी बना दिया गया है, और वास्तविक कार्यकारी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद है। नेक्स्ट पॉइंट, जब कार्यपालिका का प्रधान नाम मात्र का प्रधान न होकर राज्य की समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है, तब हम उसे वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति भी है, ध्यान रखेंगे, वास्तविक कार्यपालिका का उदाहरण। लास्ट पॉइंट यहाँ से देखेंगे, संविधान का अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री के पद को स्थापित करता है। योम या निर्दिष्ट करता है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, जो भारत के राष्ट्रपति को सलाह और सहायता प्रदान करेंगे। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे, रिवाइज जरूर करेंगे। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के यहाँ से पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन रखा गया, लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्वेश्चन कहाँ से आया, करंट से आया हुआ है, तो करंट के मोस्ट और प्रश्नों को एक साथ हम लोग कवर करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं।
पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। जीडी में सारे भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो अजय भंगा को। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए, आप लोग नाम सुने हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है। पूछा जा रहा है कि ये नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सुबोध कुमार हैं। अगला, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा नितिन अग्रवाल। कौन? नितिन अग्रवाल। आगे बढ़ते हम लोग। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 18 दिसंबर को। नेक्स्ट, हाल में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? करेक्ट आंसर होगा 24 दिसंबर को। दोनों करंट रिलेटेड है। नेक्स्ट, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीता? तो हरियाणा ने। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हाईलाइटेड है। हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? भजन लाल शर्मा को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो शक्तिकांत दास को। नेक्स्ट, हाल ही में किसने वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता? वो आलिया मीर है। नेक्स्ट, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो हिरोशिमा जापान में। एग्जैक्ट लोकेशन भी डाल दिया गया, हिरोशिमा। नेक्स्ट, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने? तो अनिल चौहान है। अगला, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर होगा नरगिस मोहम्मदी को। अगला, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो क्लाडिया गोल्डिन को। रिवाइज जरूर करेंगे, इसलिए मैं PDF के बारे में बार बार बोलता रहता हूँ। अगला पॉइंट है हमारा, प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर स्वाति नायक को। अगला, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट, वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? गीता प्रेस गोरखपुर को। अगला है, SAFF अंडर-16 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा भारत ने। दो क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? जर्मनी ने। वहाँ FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की विजेता टीम बतानी तो बेल्जियम है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने? अरुण कुमार मिश्रा। अगला क्वेश्चन रिपीटेड है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के नए अध्यक्ष कौन बने? सुबोध कुमार। संघ लोक सेवा यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी। और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के नए निदेशक कौन बने? प्रवीण सूद। सारे दोस्तों सुपर क्वेश्चन ये लगा हुआ है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर होगा सलमान रुश्दी को। नेक्स्ट है, 2023 में लिपजिंग बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर होगा मारिया स्टेपानोवा का। वह 32वें ब्याज सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। अगला पॉइंट है, चार क्वेश्चन एक साथ देखिए कैसे सेट किया गया है। पहला है, मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया? माधुरी पटेल को। नेक्स्ट, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? प्रियन सेन ने। अगला है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? नंदिनी गुप्ता ने। वह मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो सेनिस प्लासियोस ने। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर पैगू मोहन को। अगला है, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? तो रिकी केज हैं। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला है, वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि हमारा क्वेश्चन था। वह वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 126वें स्थान पर। अगला है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 127वें स्थान पर। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। और विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कारेज ने। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 161वें स्थान पर। किस? 161वें स्थान पर। किसमें? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में। तो ये था दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।